Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the Grammar of Science. Dear students, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक के 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन एमसीक्यूज को समझ लेते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत अच्छा होने वाला है बल्कि सब्जेक्टिव पेपर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसका रीज़न ये है कि हम इन एमसीक्यूज को ना सिर्फ देखेंगे बल्कि रीजनिंग के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। Here we have MCQ number 1, which is the number a plus b iota if a equals to 0 but b is not equals to 0 represents। यानी ये हमारे पास एक नंबर है a plus b iota और अगर इसमें आप a को 0 पुट कर दें लेकिन b 0 ना हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को, प्योर इमेजनरी नंबर्स को, रैशनल नंबर को या फिर इमेजनरी नंबर्स को। तो डेफिनेटली देखें, ये हमारे पास होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजनरी पार्ट। अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो बाकी क्या बचेगा? इमेजनरी नंबर बचेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजनरी नंबर। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है द नंबर a प्लस बी आयोटा इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट एंड b इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट। अब देखें, इसमें a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। दैट मीन रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट भी है। तो रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों अगर कंबाइन हो जाएं तो इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन ए बनेगा, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है कि राइट द गिवन एक्सप्रेशन 4 आयोटा क्यूब प्लस 8 आयोटा 6 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम बिना सॉल्व किए एमसीक्यू को आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहां देखें, आयोटा क्यूब है तो हमें पता है कि अगर ऑड नंबर होगा तो एक आयोटा लिखेंगे और एक इससे कम लिखेंगे। जैसे लेट्स सपोज यहां आयोटा 5 होता तो एक आयोटा लिखते और एक आयोटा 4 लिखते। अब जैसे आयोटा 6 है तो इसको आपने डायरेक्टली 2 से 2 के मल्टीपल्स में लिखना है, यानी 2 3 जार 6 ऐसे लिख देना है। यानी 8 होता तो 2 4 जार 8 लिख देते। अब जो आयोटा स्क्वायर है ये आपको पता है कि इसकी वैल्यू -1 है, बाकी 4 आयोटा एज इट इज नीचे। यहां भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 और ऊपर पावर क्या होगी? 3 होगी। अब -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो ये -1 रिटेन रहता है, यहां -8 आ जाएगा और ये -1 जो है 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा -8 हो जाएगा। देखिए, उसने हमें कहा है कि आपने इसको इस फॉर्मेट में देना है a प्लस बी आयोटा, यानी दरमियान में प्लस आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखें, 4 आयोटा प्लस 8 ये ऑप्शन है कहीं, तो माइनस बाहर है, तो ये ऑप्शन कहीं नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, क्योंकि इसने एक स्टेप पीछे तक किया है, -4 आयोटा -8। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा देन द मॉड ऑफ z इज इक्वल टू। अब देखें कि हमने रियल पार्ट जो इसका है ये इसका भी स्क्वायर लेना है। मॉड कहते ही इसको रियल और इमेजनरी पार्ट्स के आप स्क्वायर ले लें। रियल पार्ट a है, इसका स्क्वायर ले लें। इमेजनरी पार्ट जो है इसकी वैल्यू b है, इसका स्क्वायर ले लें। तो यहाँ जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा? तो डेफिनेटली यहाँ जब आप स्क्वायर ले लेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट का तो आंसर क्या मिलेगा? रियल नंबर ही मिलेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट आप देखें कि इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा देन z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू। अब z के मॉड का भी हम लेते हैं, आप देख लेंगे, इससे पिछला एमसीक्यूज भी बिल्कुल ऐसे था। यहां देखें, यहां हमने क्या करना है? z हमने लिखा सबसे पहले 3 प्लस 4 आयोटा, तो z मॉड यानी आपने स्क्वायर रूट लेना है और इनका अलग अलग स्क्वायर, 3 का अलग स्क्वायर ले लें, 4 का अलग स्क्वायर ले लें। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड करें 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 होता है। लेकिन उसने जस्ट z का मॉड नहीं कहा, उसने कहा है कि z के मॉड का आप स्क्वायर ले लें। तो z के मॉड का जब आप स्क्वायर लेंगे तो दोबारा ये 25 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए बनता है। लेकिन इससे जो प्रीवियस एमसीक्यू था, एमसीक्यू नंबर 4, अगर आप दोबारा वीडियो को पीछे लेकर जाएं तो वहां हमसे ये पूछा गया था कि जो z का मॉड होता है इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर हमारे पास ये देखें, आप एक रियल नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जस्ट एक रियल नंबर है। तो वहां आपने लिखना था कि रियल नंबर है। तो यहां हमारे पास आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा, विच इज 25। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो याद रहे कि ये इक्वेशन ही नहीं है,
ये भी इक्वेशन नहीं है। क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि यहां इक्वल नहीं आ रहा। ये दोनों एक्सप्रेशन है, ए और सी क्या है? एक्सप्रेशन। अब ये और ये इक्वेशन है, लेकिन ये देखिए कि इसकी पावर जो है वो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के लिए जरूरी है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो यहां देखें जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है और इक्वल का साइन भी है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये 1 अगर ना हो तो फिर ये स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। यानी अगर 9x² - 6x लिखा होता तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती, लेकिन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये है कि x² भी हो, x भी हो और एक कांस्टेंट टर्म हो इक्वल टू 0 हो, तब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + x - 3 = 0। अब आपने इनकी इस इक्वेशन में जो x की वैल्यूज आती हैं ना, यानी जब आप इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे कर सकते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो x की वैल्यूज आती हैं, यानी जो x के आंसर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स। तो उन रूट्स की नेचर क्या होगी? अब हम इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर डिस्क्रिमिनेंट की मदद से इन रूट्स की नेचर का बताएंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखें, हमने क्या लेना है? जस्ट डिस्क्रिमिनेंट लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे लेते हैं? b² - 4ac। अब ए बी की वैल्यू, ए क्या वैल्यू होती है? जो x² का कोफिशिएंट होता है, बी क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट होता है, और सी क्या? कांस्टेंट। इसके अंदर आप पुट करें तो यहां आंसर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है 25। तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट हम देखकर कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए ये रूल्स हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, जैसे भी आ रहा था, अभी 25 आया था, तो वो ग्रेटर देन 0 था, तो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर फर्दर 2 केस हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रूट्स आर रैशनल होंगे, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो रूट्स इररेशनल होंगे। अभी 25 आया था ना, तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। और ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी रियल नंबर होगा और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल होंगे। x का एक आंसर 3 होगा तो दूसरा आंसर 2, 5 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अदर देन 3 होगा, यानी दोनों रूट्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। इसी तरह से अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर लेस देन 0 आता है फिर कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेट होंगे, जैसे a + b आयोटा, इसकी फॉर्मेशन में वो आ रहे होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो रियल और डिस्टिंक्ट तो होंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, लेकिन साथ साथ जो परफेक्ट स्क्वायर है इस वजह से रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो रूट्स क्या होते? इररेशनल होते। तो राइट आंसर हमारे पास कहां बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन सी में बन रहा है। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन इनमें से कौन सी है? क्या ये रेसिप्रोकल है? ये रेसिप्रोकल है? कौन सी रेसिप्रोकल इक्वेशन है? तो देखें, इसमें आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन में जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट कोफिशिएंट होता है, और जो सेकंड लास्ट कोफिशिएंट होगा और जो थर्ड लास्ट कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा। अब जैसे देखें, इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है? 2 है। तो ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं है। अब देखें, जैसे इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है इस वेरिएबल का? क्या है हमारे पास? 1 है, और लास्ट x का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो ये सेम नहीं है, यानी फर्स्ट और लास्ट, यहां देखें इस बी ऑप्शन में x4 का कोफिशिएंट क्या है? 1, और यहां भी 1 आ रहा है, तो ये सेम है। सेकंड देखें कोफिशिएंट इसका, x³ का कोफिशिएंट देखें तो यहां 1 है और इस x का कोफिशिएंट भी 1 है। मिड वाली का जो मर्जी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट, लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, इनके कोफिशिएंट सेम हों अगर, तो ये बनता है, इस इक्वेशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन की एक और पहचान ये भी है, आप कह सकते हैं कि ये x की 4, x की 6, x की 8, यानी इवन जो है वो इसमें आती है, आप टर्म्स में आती है, यानी इसकी जो x की पावर होगी वो इवन टर्म्स होंगी। एक तो इसकी पहचान ये है। दूसरा, आमतौर पर जैसे अभी आपके क्लास 10 की हद तक तो ये x की 4 से ही आएंगी आपके एग्जाम में, लेकिन आपने देखना क्या है, फर्स्ट और लास्ट जो कोफिशिएंट है वो सेम हो, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम हो, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है।
इसमें यूजुअली होता है कि अगर हम x को रिप्लेस कर लें 1/x, तो जो इसके रूट्स हैं वो भी उस इक्वेशन के भी वही रूट्स आते हैं, तब हम इसको कहते हैं। ये फर्दर कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट आपने देखकर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। MCQ number 9 is a diagonal matrix must have. ऑप्शन ए इज ऑल एंट्री जीरो। क्या डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्री जीरो होती हैं? तो ये बात ठीक नहीं है। ऑल डायगोनल एंट्री जीरो, तो डायगोनल एंट्रीज जैसे ये है, ये डायगोनल एंट्री जीरो हो, तो ये बात भी ठीक नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री जीरो नहीं होती। ऑप्शन सी है कि ऑल नॉन डायगोनल एंट्री जीरो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स में तो कुछ है, एंट्रीज में तो कुछ है, लेकिन नॉन डायगोनल जो है वो जीरो है। इसमें भी आप देखें कि डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो है। तो राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन सी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इनमें से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इस तरह की या फिर इस तरह की, ये देखने में बी और सी है, ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो तो फिर क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यहां देखें डायगोनल एलिमेंट्स 4 और 2 है, यहां 2 और 0 है, तो ये दोनों तो निकल गए। अब बी आइडेंटिटी है या फिर सी आइडेंटिटी है, तो कैसे पता लगाएं? तो देखें, अगर प्राइमरी डायगोनल 1 1 होगा तो तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। इसका सेकेंडरी डायगोनल 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है। मैट्रिक्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज इट्स कॉल्ड। अच्छा, एक मैट्रिक्स है और वो इक्वल होती है अपने ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रोज को कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो बिल्कुल वैसे ही आ जाए जैसे मैट्रिक्स खुद थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखें, इसमें ये कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू ए का टी, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होती है मैट्रिक्स के। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है। इन अ स्क्यू सिमेट्रिक द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये जरूरी है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ए बी इज इक्वल टू बी ए ऑलवेज। क्या ये ऑप्शन ठीक है? तो याद रहे कि जो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी ए यहां रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे मैट्रिक्स को। तो ए बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता बी ए के, तो ये बात ठीक नहीं है। यानी मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, नॉन कम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब है कि ऑर्डर सेंसिटिव होती है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। आम जो हमारे पास है रियल नंबर्स हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि 2 मल्टीप्लाई हो 3 से, तो या फिर 3 मल्टीप्लाई हो 2 से, तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता रियल नंबर्स के लिए, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये ऑर्डर मैटर करता है। यानी ये ए मैट्रिक्स जो होगी, अगर आप उसको बी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो इक्वल नहीं होगी बी क्रॉस ए के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक की पॉइंट है जो आपकी बुक से मैंने लिया है और जिसको एमसीक्यूज बनाया है कि मैट्रिक्स जो होती हैं वो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मैट्रिक्स नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए ये नॉन कम्यूटेटिव होती हैं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखें, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू बी डिफाइंड द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है कि जो नंबर ऑफ कॉलम है पहली मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। अगर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो वेक्टर जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि एमसीक्यू नंबर 15। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन, यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो याद रहे कि ये एक प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ये वैसे आप लोगों को बताना चाहिए, यहां जो है ये बड़ा आपने क्वेश्चन भी किए होंगे। इसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर नॉन जीरो है तो फिर क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर।
MCQ नंबर 17 इज इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 1 क्रॉस 2, यानी ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 2 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। A किसी एक मैट्रिक्स जिसका नाम A है उसका जो ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 है, और सेकंड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें आपने सिंपल ये करना होता है कि पहले का फर्स्ट आप इसकी ले लें रो, और लास्ट इसका ले लें ये वाला, ये 2 2 सेम होगा, यानी ये कट जाएगा, यूं समझ लें, और 1 क्रॉस 3 ऑर्डर आ जाएगा। तो क्या ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3, विच इज राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन जनरल वी यूज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिंग द इनइक्वालिटी। टेस्ट पॉइंट आप कौन सा लेते हैं, -1, -1, 0, तो याद रहे 0, टेस्ट पॉइंट आप लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर विच इनइक्वालिटी डू वी ड्रॉ द सॉलिड बाउंड्रीज लाइन। सॉलिड बाउंड्रीज लाइन किस इक्वालिटी के लिए यूज करते हैं, ऑप्शन ए के लिए, बी के लिए, सी या फिर डी के लिए। तो याद रहे देखें इन सारों में जो है ये लेस है, ये ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, लेकिन यहां देखें लेस एंड इक्वल है। तो जब याद रहे कि हमारे पास y लेस और इक्वल आ जाता है, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लेस और इक्वल आ जाता है, तब फिर आप क्या करते हैं, सॉलिड बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, डैश लाइन, डैश जो होगी वो बाउंड्री लाइन जो है वो डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि सॉलिड लाइन हम किसे कह रहे हैं और डैश लाइन किसे कह रहे हैं। देखें ये एक सॉलिड लाइन है और ये वाली जो लाइन है ना ये डैश लाइन है, ये डैश बाउंड्री लाइन है, ये दोनों बाउंड्री लाइन है, लेकिन लेस और इक्वल आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, सॉलिड बाउंड्री लाइन को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, 1/x+2 x² + 3x+1 स्क्वायर रूट ऑफ x+1 और x-2 + 5। तो याद रहे कि अगर x की पावर नेगेटिव हो जाए, यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। यहां आप x को ऊपर लेकर जाएं तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और यहां देखें इस x की पावर फ्रैक्शन में है, अगर फ्रैक्शन में हो जाएगी तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास एमसीक्यू नंबर 21 है, वो ये है कि विच इज अ बायनोमियल। इनमें से कौन सा बायनोमियल है। बाय का मतलब होता है दो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों उसको हम बायनोमियल कहते हैं। यहां देखें, यहां जस्ट एक ही टर्म है विच इज x², तो ये क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यहां तीन टर्म्स हैं, x², x और 1, तीन टर्म्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यहां देखें दो टर्म है x² और 3x, तो ये बायनोमियल है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम आप देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है। तो याद रहे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नोमियल एग्जिस्ट कर रहे हों, पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहे हों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, देखें आप, तो इसको क्या बोलेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो, हमारे पास पोलिनोमियल हो, तो इसको नाम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन का। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 23 है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड। कांस्टेंट पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, जैसे लेट्स सपोज मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको इजीली पता चले कि जैसे मैं यहां लिख देता हूं 3। अब ये जो 3 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहां देखें कि x साथ लिखा है लेट्स सपोज, और इसकी पावर 0 है, और किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। अब ये क्या है, ये कितने ऑर्डर है, इसकी डिग्री क्या है। तो याद रहे कि 0 ऑर्डर पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर क्या है, 0 है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 24, द कोफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट हैं आर द एलिमेंट ऑफ विच सेट, यानी किस सेट के एलिमेंट हैं, इंटीजर्स हैं, इररेशनल हैं, रैशनल हैं, या फिर ऑड नंबर है। तो देखें इसमें एक हमारे पास ये जो आ रहा है, लेट मी ओपन पॉइंटर, यहां देखें कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या है, अगर यहाँ 15 होता, स्क्वायर रूट ऑफ 15 होता, तो ये 15 की पावर फ्रैक्शन में आ जाती, तो ये क्या बन जाता, इररेशनल बन जाता। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, तो ये 4 आ गया, ये 1/2, 22/7। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ये कोफिशिएंट इनको बोलते हैं, 1/2, 22/7 या स्क्वायर रूट ऑफ 16। ये इन वेरिएबल x² y और y³ और z के क्या है, कोफिशिएंट है। तो ये कोफिशिएंट जो है वो क्या है,
वो रैशनल नंबर हैं, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। लेकिन अगर यहां कुछ ऐसा होता कि 15 होता, यानी अदर देन परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर होता और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होता, तो फिर ये इररेशनल नंबर बन जाता। MCQ number 25 is, if a function is bijective, it must be many one, into, both one one and onto, only onto। तो याद रहे जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं ये कॉम्बिनेशन होता है वन वन एंड ऑन टू, यानी वन वन और ऑन टू को आप क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम भी आप इसको दे सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 26 है, और इफ ए इज इक्वल टू -2, 0, 2 एंड बी जो सेट है वो इक्वल है 0, 2 के, तो इसमें डिफाइन किया जा रहा है एक फंक्शन -2, f 0, 0 एंड 2, 0, विच व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f, f कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो देखें ये इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं रेंज। अगर या फिर ये जो बी सेट है वो क्या है, यानी बी सेट इज एन इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी जो सारे एलिमेंट्स हैं बी सेट के वो सारे के सारे इमेज हों अगर ए सेट के, तो फिर क्या बोलते हैं हम इसको, फिर हम इसको नाम देंगे ऑन टू फंक्शन का। तो आप देखें यहां जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑन टू फंक्शन ही बनेगा, क्योंकि बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी बी के सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 0, 2, ये सारे के सारे इमेज हैं किसके, ए सेट के, तो ए सेट के सारे इमेज हैं। लेकिन अगर बी सेट के कोई एक नंबर जो है वो ए सेट का इमेज ना हो, तो फिर ये नाम हो जाता इनटू फंक्शन का। लेकिन अब ये सारे जो है बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इमेज हैं ए सेट के, इस वजह से ये क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। और इसका दूसरा नेम भी है, इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नेम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू नंबर 27, इफ ए इज इक्वल टू 4i minus 8j plus 4k, देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज। अब ए वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर करना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर लिखना है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड हम लेते हैं वेक्टर्स का, इनके जो कोफिशिएंट है आई कैप का 4, जे कैप का 8 है और के कैप का 4, तो इन सब का स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ इनको सम कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ऊपर वेक्टर लिखना है और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, तो ऊपर में से 4 कॉमन ले लें, सब वेक्टर्स में से 4 बाहर आ जाएगा, 4/√96। अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं तो 1/√6 आता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी साइड्स जो हैं किसी ट्राइंगल्स की, उसके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सर्कमसेंटर का बोलते हैं। नेक्स्ट dear students, here we have MCQ number 29, which is for equilateral triangle R ratio R1 ratio capital R is equal to, यानी किसके इक्वल है। ऑप्शन ए हमारे पास है 1:2:3, ऑप्शन बी 3:2:1 एंड ऑप्शन सी 1:1:2 एंड ऑप्शन डी इज 1:3:2। तो देखें कि ये किसके इक्विवेलेंट है, लेकिन इससे पहले हमें ये पता हो कि ये जो स्मॉल आर है, R1 है या कैपिटल आर है, हम कह किसे रहे हैं। तो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप थोड़ा इसको समझ लें। इसमें यह है कि अगर एक ट्राइंगल है और इसके वर्टेक्स में से एक सर्कल गुजर रहा है, ये इसके वर्टेक्स हैं और इसमें से एक सर्कल गुजर रहा है, लेट्स सपोज ये सर्कल जो है वो वर्टेक्स में से गुजर रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो यहां नहीं बना सकता क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूं। तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, इसका जो रेडियस होगा वो कहलाएगा हमारे पास कैपिटल आर। ये चीज इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से एक हमारे पास ट्राइंगल है और उसकी साइड्स को इंटरनली एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है, ये ऐसे। तो इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे, इसके रेडियस को हम बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। और इसी तरीके से एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के किसी एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है और जो दूसरी साइड्स हैं वो भी इसके साथ जो है ना, ये थोड़ा सर्कल सही नहीं बनाया, मैं इसको दोबारा बना देता हूं ताकि आप इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। चलें मैं इसको दोबारा बना देता हूं। आई एम रियली सॉरी कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, लेकिन ये समझना भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं R1, ठीक हो गया, स्मॉल R1 है, ठीक है।
ये R1 है। अब आप इसमें डिफरेंस कर पा रहे हैं आई गेस। डिफरेंस क्या है कि अगर वर्टेक्स में से गुजरेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, और अगर इंटरनली गुजर कर जा रहा है तो फिर हम स्मॉल आर बोलेंगे ट्राइंगल की। और ट्राइंगल को एक्सटर्नली एक साइड से टच कर रहा है ये, और जो बाकी जो दो साइड्स हैं वो भी सर्कल को टच कर रही हैं लेकिन एक्सटर्नली टच कर रही हैं। तो अब इसका जो रेडियस होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे, सॉरी इसको बोलेंगे R1 बोलेंगे। तो अब इनमें तीनों की जो रेशो है वो देखी गई है कि वो किस तरह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है हमारे पास ऑप्शन डी बनता है, जो कि है 1:3:2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड एंड टचिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखें सर्कल जो है वो इनसाइड ड्रॉ हुआ है और इंटरनली साइड्स को टच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट इसको क्या बोलेंगे, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इस सर्कल को हम नाम देते होते हैं इन सर्कल का बोलते हैं। इस सर्कल को क्या नाम देते हैं, इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, और इस सर्कल को क्या बोलते हैं, इस सर्कल को बोलते हैं स्क्राइब्ड सर्कल। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 31 है, इफ ए कॉमा बी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल देन द एस इज। एस क्या होता है, एस तीनों साइड्स को आप ऐड कर दें, डिवाइड बाय 2 कर दें तो एस आएगा। तो तीनों साइड a प्लस बी, तो 2a+b डिवाइड बाय 2। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखें, इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 20 आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन द एंगल a इज, यानी अल्फा इज, अल्फा जो एंगल होगा वो कितना होगा, नॉट पॉसिबल, एक्यूट, एब्ट्यूज या फिर 0 डिग्री। याद रहे अगर दो साइड्स को आप सम करें और वो लेस देन थर्ड साइड बन रही हो तो ये फिर जो है ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी इसमें एंगल अल्फा एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां देखें तो राइट आंसर इसका नॉट पॉसिबल है। इसमें कंडीशन ये है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड, यानी जो दो साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो लाजमी तौर पर इस साइड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां देखें 15 आ रहा है जो कि लेस है 20 से, तो सो सच अ ट्राइंगल कैन नॉट एग्जिस्ट, तो ये ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 33 है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 30 एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज। तो अब एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू है 1/2 AB साइन गामा। तो यहां 1/2 वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास जो राइट आंसर आता है वो है 300 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर, यानी दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल्स हैं। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, पहले तो आपको ये पता हो कि कॉर्ड्स कहते किसे हैं। ये देखिए ये एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरनली टच करे दो पॉइंट से लेकिन वो सेंटर में से ना गुजरे, ये सेंटर है सर्कल का और ये एक कॉर्ड है। ठीक है, तो ये लेट मी ओपन पॉइंटर अगेन, देखिए एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है। इसको कॉर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट्स पर टच कर रही है और सेंटर में से ये लाइन नहीं गुजर रही, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल लेंथ है, लेट्स सपोज जितनी लेंथ इसकी है इस कॉर्ड की भी इतनी लेंथ है। देन क्रॉसपोंडिंग देयर आर्क, तो इसकी जो क्रॉसपोंडिंग आर्क है ये वाली और इसके जो क्रॉसपोंडिंग आर्क है ये वाली, तो ये भी क्या होंगी आपस में, तो राइट आंसर बनेगा कॉन्करेंट होंगी। MCQ number 35 is the length of a chord of a circle of radius 5 cm is 8 cm. The distance of the chord from the center is, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको समझना थोड़ा इजी हो जाए। देखें ये एक हमारे पास सर्कल है, ठीक हो गया। अब एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, ये हम लिख देते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है, किसका रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हम ये बना देते हैं, रेडियस कहते हैं ना ये चीज, ये रेडियस है। तो आपको कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कि मैं इसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये चीज जो मैं अभी, ये रेड लाइन है ना, ये डिस्टेंस आपको कहा जा रहा है कि सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का जो फासला है वो कितना होगा। तो देखें कि ये हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं 5, ठीक हो गया। रेडियस हमारे पास 5 है और ये टोटल 8 है, तो यहां तक कितनी होगी, यहां तक डेफिनेटली 4 होगी, ये साइड 4 होगी। तो अब ये ट्राइंगल बन गई है ना इस तरह से, ये चीज है, इसकी एक साइड 5 है और ये वाली साइड कितनी है, 4 है। तो आपने ये परपेंडिकुलर निकालना है इन शॉर्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए यहां देखें, हमने यहां लिख दिया, ये वही पाइथागोरस थ्योरम है
जिसमें हम कहते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमने क्या किया हुआ है कि हमने चूंकि ये हाइट निकालनी, इसको डिस्टेंस कहा हुआ है, तो वो इस तरफ आकर बेस इस तरफ आकर माइनस हो गई है, तो लेंथ बाई 2 लिखा है। क्योंकि लेंथ टोटल 8 है तो लेंथ बाई 2 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर इन दोनों को माइनस करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा, 3 सेंटीमीटर बनेगा। आई होप आप इससे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो हमारे पास है ना, इस डायग्राम की मदद से भी खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ये थोड़ा डायरेक्ट मैंने किया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट देखें, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर डैश, यानी दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम सेंटर से, तो फिर क्या होंगी, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37 है, if two circle touches externally the distance between their center is equal to sum of dash of the both circle, sum of the radii of the both circle। यहां दूसरी डैश आनी चाहिए थी, ये डैश लिखी गई है और राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इज, यानी पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन टेंजेंट और रेडियस वो कितना होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। ये हमारे पास सर्कल है और टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर एक्सटर्नली कट करे, टच करे, ठीक है, नॉट कट करे, टच करे, ये टेंजेंट लाइन है और ये इसका सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया। तो रेडियस और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। MCQ नंबर 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो हम यूज करते हैं जब हम डाटा को डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। ऑप्शन ए हमारे पास है डिसाइल, तो डिसाइल तब हम यूज करते हैं जब हम डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कर्टाइल में 4 इक्वल पार्ट्स में, परसेंटाइल आप लोग बताएं कि किस में डिवाइड करते हैं, और मीडियन जो है ये 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम डाटा को डिवाइड करते हैं। तो राइट आंसर क्या है, मीडियन है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द 5 वैल्यूज, इनमें वेरिएंस क्या होगी, तो देखें कि वेरिएंस, अब क्योंकि इसमें डिफरेंस तो है नहीं, सारी वैल्यूज सेम है, तो जो इसमें वेरिएंस होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यहाँ रीजन भी लिखा है कि ऑल वैल्यूज आर सेम सो देयर इज नो वेरिएंस इन द डाटा, हेंस द वेरिएंस इज 0। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 41 है जो कि लास्ट है, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 देन द y इंटरसेप्ट इज। अब y इंटरसेप्ट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो y इंटरसेप्ट इस तरह से फाइंड करते हैं कि आप x 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो x 0 पुट करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 12 और 3 जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ y इक्वल आ जाएगा 4, यानी y एक्सिस को हम कट कर रहे हैं 4 पर, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वो 41 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इनमें कुछ एमसीक्यूज मैंने लिए हैं आपके मॉडल पेपर से भी और बाकी मैक्सिमम मैंने बुक के अंदर से बनाने की कोशिश की है, कुछ एक्सरसाइज से भी पिक किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन अगर इससे मिलते जुलते एमसीक्यूज में आते हैं तो आप इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो उसको अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। खूब जम के पढ़ाई कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। न्यू वीडियोज़ में मिलेंगे जिसमें हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।